सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 12वीं के हिंदी पुस्तक के आरोह भाग से पाठ ऊषा। इस पाठ के कवि हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह। आइए उनके बारे में जानते हैं, उनके जीवन परिचय। जन्म हुआ है 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में था पहले, अभी उत्तराखंड में है। इनकी प्रकाशित रचनाएं कौन कौन सी है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चूका भी हूँ नहीं मैं, चूका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेंगे काल, तुझसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया है इन्होंने। सम्मान कौन कौन से मिला है, पुरस्कार कौन कौन से मिला है? साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं। निधन इनका हुआ है सन 1993 अहमदाबाद में। उर्दू और खुद को उर्दू और हिंदी का द्वाब मानने वाले, मतलब दोनों का मिला जुला भाषा का प्रयोग करने वाले मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। संधि स्थल मतलब जोड़ पर, है ना। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की, तथा इंद्रिय और ऐन्द्रियतर। इंद्रिय मतलब इंद्रिय से संबंधित और ऐन्द्रियतर मतलब जो इंद्रिय से परे है ना। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एवं बिंबधर्मी कवि के रूप में है। उनकी यह बिंबधर्मिता अर्थात किसी पिक्चर को पिक्चराइज करना, उभारना, है ना। तो यहाँ पर पिक्चर मतलब कोई चित्र से नहीं है, यहाँ किसी कैरेक्टर को उभारना, किसी भाव को उभारना, है ना। शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कुची की अद्भुत कसीदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहिए। उनकी मूल चिंता माध्यम का प्रयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तर पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी को के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनाम, क्रियाओं और अवयवों तथा मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गुथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस हो जाता है। ठोस तो होता ही है, अनुगुंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी आमंत्रित करती है ना। आइए, प्रयोगवादी 1913 से प्रारंभ कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों मतलब जो उपमा देते हैं, है ना, उन पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। प्रयोक्ता मतलब प्रयोग करने वाले कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना, मतलब एक छोटे छोटे चीज अपने अगल बगल में हम जहाँ दैनिक जीवन में जो चीजें हैं हमारे आसपास में दिखाई देती हैं, उन चीजों को वो उपमानों के रूप में प्रयोग किया। उपमान मतलब विषय बनाया, समझ लीजिए, जैसे सूर्य के ऊपर, नदी के ऊपर, या फिर पेड़ पौधों या पहाड़ों के ऊपर जो बनाते हैं
तो घर में जैसे कुछ भी कुर्सी टेबल है या फिर और इस तरह के कोई भी बर्तन वगैरह है, तो उन चीज़ों को लेकर कविता बना लिए। प्रकृति के होने वाला प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय चित्र जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है ना। इस सूर्य ये जो उषा पाठ हम पढ़ रहे हैं, उसमें सूर्योदय के पहले के पल पल मतलब हर एक प्रत्येक पल में जो परिवर्तित होती प्रकृति है ना, उसका शब्द चित्र है। मतलब शब्दों के माध्यम से चित्र बनाया है। शब्द चित्र कहने का मतलब शब्दों के माध्यम से चित्र बनाया है, बोल सकते हो। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मुख दृष्टा नहीं है। मुख दृष्टा मतलब चुपचाप देखता ही नहीं रहता। मुख मतलब मौन, दृष्टा मतलब देखने वाला या है ना। वह भोर की आसमानी गति की आसमानी गति को धरती के हरे जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। सृष्टा मतलब निर्माण करना, है ना। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवन परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जोड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है, ये सब गांव में दिखाई देता है। ये सब गांव की चीज़ें हैं, ठीक है। सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, और है एक कालीमा की को चीर आने का एहसास कराती उषा। आइए एक बार संक्षिप्त परिचय या सार देख लेते हैं इस कविता की। उषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन प्रकृति के क्षण क्षण परिवर्तित दृश्य का वर्णन सूर्योदय के माध्यम से किया है। कवि कहते हैं कि प्रातः सूर्योदय से पूर्व आकाश का रंग नीला गहरा होता है, मानो नीला शंख हो। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न उपमानों से उपमा देते हुए कहते हैं कि कुछ समय पश्चात जब वातावरण की नमी साकार होती है तो ग्रामीण रसोई को मतलब गांव की जो रसोई है ना, उस रसोई को चूल्हे की राख से लिपा जाने पर जो रंग दिखता है वैसा रंग आसमान का हो जाता है। मतलब राख से जैसे लीप देते हैं गांव में जिस प्रकार से, तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात सूरज निकलने से ठीक पहले उसकी किरणों के लाल रंग से आसमान की लालिमा ऐसी होती है जैसे किसी ने पत्थर के टुकड़े अर्थात सिल, जिसमें पहले हल्दी मिर्च वगैरह डाल के उसमें पीस के सब्जी में जो डालते थे, है ना, उस पर केसर पीस कर धो दिया हो, या स्लेट या पट्टी पर लाल रंग के चाक को पीसा हो। इसके पश्चात जब सूरज ऊपर निकलने लगता है तब उसकी स्वर्णिम आभा को देखकर लगता है मानो कोई गौर वर्ण का मानव नीले सागर जल में झिलमिला रहा है। ठीक है, गौर वर्ण मतलब गोरे वर्ण का बोल सकते हो, है ना। गोरे वर्ण का जो मानव है वो नीले सागर में झिलमिला रहा है। इस प्रकार उषा काल का दृश्य किसी जादू की तरह समाप्त होता है। आइए शुरू करते हैं। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। भोर अर्थात प्रभात, नभ अर्थात आकाश, है ना, चौका रसोई बनाने का स्थान, सिल मसाला पीसने के लिए बनाया गया पत्थर, केसर विशेष फूल, मल देना अर्थात लगा देना, गौर मतलब गोरी, झिलमिल मतलब मचलती हुई, देह अर्थात शरीर, जादू आकर्षक या सौंदर्य। जादू का मतलब क्या, आकर्षक या सौंदर्य। उषा अर्थात प्रातः काल, जो इस पाठ का नाम है उषा, उसका अर्थ क्या है, प्रातः काल। सूर्योदय
सूर्य उदय होना, सूर्य का उदय होना है ना। आइए शुरू करते हैं पाठ। ये देखिए पिक्चर में किस प्रकार से सूर्योदय हो रहा है। आइए शुरू करते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, भोर का नभ मतलब आकाश, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसा धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। आइए इसमें संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत कविता हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के उषा शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं, है ना। उसके बाद इसमें प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने उषा काल में आसमान में प्रतिपल मतलब हर एक पल परिवर्तित दृश्य का वर्णन विभिन्न उपमानों से किया है, मतलब अलग अलग उदाहरणों से किया है। उपमानों मतलब उपमा, जिससे हम उपमा देते हैं, उदाहरण देते हैं, है ना, तो उसी को बोलते हैं उपमान, है ना। ये व्याख्या देखते हैं। उषा काल में मतलब सुबह, है ना, उषा काल में आकाशीय दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि प्रातः काल आकाश का रंग सागर से निकले जीवित शंख की तरह नीला होता है। फिर सवेरा होने के समय वातावरण की नमी से इस नीले रंग में थोड़ा परिवर्तन होने लगता है। तब उसका रंग ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे ग्रामीण रसोई घर को, ग्रामीण अर्थात गांव के जो लोग होते हैं, है ना, वो रसोई घर को चूल्हे की राख से लिपा गया हो और गीला होता, तब ऐसा रंग आकाश का दिखाई पड़ता है। कुछ समय पश्चात जब सूर्योदय होने कुछ समय पश्चात जब सूर्योदय होने के लिए सूरज सूरज क्षितिज से ऊपर आने लगता है, तब सूर्य की लाल किरणों से लालिमा हुए नीले आकाश का रंग ऐसा दिखता है जैसे काली पत्थर अर्थात सील, है ना, काली पत्थर पर केसर पीस कर उसे धो दिया गया हो, या स्लेट पट्टी जो हम बचपन में यूज़ करते थे, प्रयोग करते थे, है ना, लिखने के लिए, स्लेट पट्टी पर लाल खड़िया चाक से किसी ने घिसा हो। कुछ क्षणों के पश्चात सूरज अपने पूरे आकार में ऊपर आने लगता है। तब सूर्य की स्वर्णिम आभा से ऐसे चमकता है जैसे कोई गौर वर्ण का मानव सागर के नीले जल में स्नान कर झिलमिलाता है। इससे इसके साथ ही पूर्ण रूप से सूर्योदय हो जाता है और कवि का प्रकृति के इस जादुई परिवर्तन से भ्रम टूट जाता है। आइए इसमें विशेष क्या क्या है वो देखते हैं। पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा मुक्तक छंद का प्रयोग है। तीसरा नए बिंबों व उपमानों का प्रयोग है। चौथा सरल सहज खड़ी बोली से सुंदर अभिव्यक्ति है। पांचवा माधुर्य गुण है। छठवा नील जल हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये इस तरह से ये पाठ पूरी हो गई, ये कविता।